हिंदी में अगर मैं बताऊं, इट मीन्स किस्सा। तो आई थिंक किस्सा से आप समझ जाएंगे कि जैसे आप किसी के बारे में कुछ बता रहे होते हैं, पास्ट टेंस में किसी ने कुछ किया हुआ होता है, तो यू टोल्ड दैट कि एक बार ऐसा हुआ था, सो दैट इज व्हाट किस्सा। तो उसका इफ स्टूडेंट हैज डन समथिंग एंड यू हैव नोटेड इट डाउन, सो इट बिकम्स अ रिकॉर्ड फॉर यू, तो इट वुड बी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। तो इसके बारे में हम आप पढ़ते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन इन अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ ब्रीफ नैरेटिव। ठीक है, ब्रीफ नैरेटिव, नैरेटिव क्या होता है? स्टोरी की तरह। आप जैसे कोई किसी चीज को बताते हो तो ये ब्रीफ वे में है, क्योंकि आप उसमें पर्टिकुलर एक इवेंट को बता रहे हो। It is a record of a student maintained by a teacher, represents a factual written record of a student's conduct during specific period and place of observation in the form of a short story or brief narrative. That means अगर बच्चे ने कभी कुछ किया है, तो उसकी जो फैक्चुअल रिटर्न्स हैं उसको प्रॉपरली लिखा हुआ है टीचर ने, कोई स्पेसिफिक पीरियड के जब वो ऑब्जर्वेशन कर रहा होगा, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में हो सकता है या एक ब्रीफ नैरेटिव भी इसको बोल सकते हैं। द टीचर हैज टू मेंटेन द ऑब्जेक्टिविटी एंड स्पॉन्टेनिटी एंड इट कंटेन्स हिज ओन व्यू इन अ पॉजिटिव टोन। यानी कि उसको ऑब्जेक्टिविटी रखनी है, ऑब्वियसली उसको सब्जेक्टिविटी में नहीं जाना है, वाइसनेस में नहीं जाना है, जो वो एक्चुअल देख रहा है उसी चीज को नोट डाउन करना है और उसमें अपने व्यूज को पॉजिटिव वे में लिखना है। The recording is informal and typically is based on notes or a checklist with space for writing comments. It is done only when appropriate and is not forced. यानी कि ये एक फॉर्मल वे में, ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मली आपने लिख दिया, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, तो आप उस फॉर्मेट में प्रॉपरली इसको लिखोगे और इसके अंदर चेकलिस्ट होता है कि वो बच्चे ने बिहेवियर किया और नहीं किया या किया, और उसके साइड में वो आप चेकलिस्ट पे जो टिक कर रहे हैं उसका प्रॉपर कमेंट लिखोगे। तो ये एक अप्रोप्रिएट मेथड है, ये जबरदस्ती वाली चीज नहीं है, इसको मतलब इट्स लाइक अ फॉर्मेट है कि आपको ये करना है, तो ऐसा कोई फोर्स्ड इसमें नहीं होता है। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? दे आर इजी टू यूज एंड क्विक टू राइट, यानी इनको बहुत इजीली आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने मेंटेन किया हुआ है तो आपको जब भी उसकी जरूरत पड़े तो यू कैन यूज इट एंड यू कैन राइट इट क्विकली। These records accumulated with time and help teachers to understand the individual child, क्योंकि आप उसके बारे में अलग अलग टाइम के अलग अलग किस्से अगर इफ यू आर राइटिंग डाउन, तो you will have a good collection of the various behavior that he or she has shown in the past. तो आपके पास एक अच्छा रिकॉर्ड बन जाता है, तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। हेल्पफुल इन असेसिंग डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द चिल्ड्रन, इससे आप बच्चे का डेवलपमेंट देख सकते हो, उसकी प्रोग्रेस देख सकते हो। चेंजेस इन बिहेवियर कैन बी प्रॉपरली ट्रैक्ड, तो अगर मान लीजिए कुछ साल पहले उसने कुछ बिहेव किया था और अब उसके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आया तो आप उसको भी ट्रैक कर सकते हो। कैन बी रिटर्न आफ्टर द फैक्ट और एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि ये अगर टीचर मेंटेन कर रहे हैं तो वो या तो कोई सिचुएशन अकर हुई उसके बाद आप लिख सकते हो, या फिर आप रूटीन आपका लिखने की आदत है तो आप एंड ऑफ द डे उस बच्चे के बारे में लिख सकते हो। इट हेल्प्स टू रिकॉर्ड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, बिकॉज इसमें क्वालिटी मिलेगी आपको, आपको अच्छी डेप्थ नॉलेज मिलेगी बच्चे के बारे में, तो ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए इट इज अ वेरी गुड सोर्स। हेल्पफुल टू रिमेम्बरिंग ऑल द एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी बहुत सारे बच्चों के जो अलग अलग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको याद रखने में। इट हेल्प्स फॉर टेकिंग अ नंबर ऑफ डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड स्कूल्स, क्योंकि आपके पास एक अच्छा कलेक्शन होता है, सारे इंडिविजुअली आप बिहेवियर को जज कर पाते हो स्टूडेंट्स के, तो यू कैन टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली। मान लीजिए आप स्कूल में कोई भी ओकेजन करते हो, कुछ भी करते हो, तो यू नो कि ये बच्चे की ये वाली स्पेशलिटी है कि ये डांस अच्छा करता है, ओके तो उसको डांस का वो दे दीजिए। कोई अच्छा गाना गाता है या कोई बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज करता है तो आप उसको एक मतलब मैनेजमेंट में डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप बच्चे के बिहेवियर को जज करके एंड यू कैन टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली, तो ये आगे हेल्प करता है। अच्छा, अब इसका ये जो फॉर्मेट है वो हम समझेंगे। फर्स्ट इसमें जो होता है नेम ऑफ द स्टूडेंट होता है, उसका क्लास और सेक्शन होता है, किस डेट का हम मना रहे हैं, क्या ओकेजन है, कौन सी जगह है, फिर उसके बाद फैक्चुअल अकाउंट्स ऑफ इंसिडेंट ऑब्जर्व बाय टीचर्स। तो
क्या क्या उसने इंसिडेंट को ऑब्जर्व किया, और नीचे होता है टीचर्स नेम एंड सिग्नेचर। अब इसका क्या पार्ट होता है कि सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ स्टूडेंट लिख देते हैं, जो कि हमने स्टूडेंट की भाई ये आज मेरी क्लास का ये बच्चा है, इसका नाम ये है और ऐसे ऐसे हुआ। नाउ राइट व्हाट एग्जैक्टली हैज ऑब्जर्व्ड बाय कीपिंग फॉलोइंग माइंड, कि अब आपको ये लिखना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, और इन चीजों को माइंड में रखते हुए कि सबसे पहले आपको इसको पास्ट टेंस यूज करना है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हमेशा पास्ट टेंस में होते हैं कि ऐसा हुआ था। ट्राई टू बिकम एक्यूरेट, ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक। इसमें मिनिमम सब्जेक्टिविटी आनी चाहिए, जो एक्चुअल आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस चीज को आप लिखोगे। डू नॉट मेक अजम्पशन और यूज सब्जेक्टिव एंड एम्बिजियस वर्ड्स। एम्बिजियस क्या होते हैं कि जो कि समझ में ही नहीं आए, इस तरीके के वर्ड्स। आप बहुत अलग तरीके के वर्ड्स कर रहे हो कि एक लेमैन अगर पढ़े तो समझ ही नहीं पा रहा है, तो उस तरीके के वर्ड्स हमको यूज नहीं करने हैं और सब्जेक्टिविटी को नहीं लाना है। यूज डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स एक्शन एंड कमेंट। स्टूडेंट के एक्शन और जो कमेंट जो आप लिखना चाह रहे हैं उसको अच्छे से डिटेल में लिखें। राइट डाउन द एग्जैक्ट वर्ड यूज्ड इन द कॉन्वर्सेशन, कि कई बार क्या होता है कि कई चीजों को हम अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करते हैं कि उस बच्चे ने ऐसे बोला, तो उसमें सब्जेक्टिविटी आने के चांसेस होते हैं, तो एक्चुअल में उसने क्या बोला उस चीज को लिखने की कोशिश करें। बी पॉजिटिव इन प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट। आपको किसी के प्रति कोई रेवेंज फीलिंग नहीं होनी चाहिए, कि आपको एक प्रॉपर पॉजिटिव वे में इस चीज को लिखना है। इट इज लाइक अ शॉर्ट स्टोरी, सो शुड हैव बिगिनिंग मिडल एंड एंड। क्योंकि ये स्टोरी है तो स्टोरी में सबसे पहले क्या होता है, यू गिव द इंट्रोडक्शन एंड देन यू राइट एंड देन यू कंक्लूड। So in this way it is should be written as writing in letter, so keep brief notes to remember the whole incident to write। क्योंकि आपको इसको बाद में लिखना है। अगर मान लीजिए फैक्ट के बाद ना लिख के आप एंड ऑफ द डे लिख रहे हो, तो आप फिर कुछ चीजें मिस ना कर जाओ, तो आप उसको नोट डाउन उस समय कर लो पॉइंट्स में, और देन यू आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द डे उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप लिख लो। अच्छा, अब नाउ इट्स कमिंग नैरेटिव। ठीक है, तो एनेक्डोटल और नैरेटिव में क्या डिफरेंस है कि एनेक्डोटल इज अ पर्टिकुलर इवेंट, जब ऐसा हुआ हिंदी में किस्सा, और नैरेटिव इज लाइक अ स्टोरी, जब आप उसका पूरा शुरू से लेके एंड तक इन कंटिन्यूअस वे में बता रहे हो। These are the detailed narrative account of an incident, episode or thing observed on the part of an observer in one or the other situation। यानी कि इसमें आप एक एपिसोड और थिंग ऑब्जर्व जो आपने की है उसको डिटेल में बता रहे हो कि वो ऐसे एक था, वो ऐसे कर रहा था और उसने अब ऐसा कर रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअस चल रहा है। It is a data gathering tool. All that a child does, says, gesture, seems to feel and appear to think about becomes a subject of close observation and recording at the hands of an attentive and alert observer। इसमें ऑब्जर्वर बिल्कुल अटेंटिव होगा, अलर्ट होगा, और वो बच्चे की सारी छोटी से छोटी माइन्यूट चीजों को ऑब्जर्व करके और उसको नोट डाउन करेगा। तो वो बच्चे ने क्या किया, क्या बोला, क्या उसका जेस्चर था, क्या फीलिंग्स थी जो उसको समझ में आई, तो वो सारी चीजों को वो उसमें रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, अब हम नैरेटिव लिखते हैं तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। फर्स्ट, मेक यूज ऑफ नोटबुक और डायरी। क्योंकि आप इसको लिख रहे हो तो आपको एक डायरी और नोटबुक तो मेंटेन करना होगा। द ऑब्जर्वर नीड्स टू बी अटेंटिव एंड अलर्ट, बिकॉज इफ यू आर राइटिंग ईच एंड एवरी माइन्यूट थिंग, ट्राइंग टू राइट दिस, सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव एंड अलर्ट। वन शुड नॉट note down or record things at the time of their occurrence। Why? अगर आप कोई चीज हो रही है और उसको उसी समय लिख रहे हो, जैसा कि ऑब्जर्वेशन में हमने एक नेगेटिव पॉइंट पढ़ा था कि जब हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसी समय रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या होता है, कई बार हम रिकॉर्ड करते रह जाते हैं और कोई चीज हमसे मिस हो जाती है। तो इसके अंदर आप उसी समय ना लिखें, जब चीजें हो रही हैं उसको माइंड में रखें और देन उसके बाद लिखें। सिंस things should be noted down in detail, observer needs to speed up the process। क्योंकि उसको अच्छे से डिटेल में लिखना है तो उसका प्रोसेस थोड़ा फास्ट होगा ऑब्जर्वर का, कि वो अच्छे से बाद में फटाफट लिखेगा। ऑब्जर्वर नीड टू यूज प्रेजेंट टेंस। अच्छा, एनेक्डोटल में क्या था कि आप पास्ट टेंस यूज कर रहे थे क्योंकि आप एक प्रॉपर किस्से की बात कर रहे थे। इसके अंदर आप प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, इसमें ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा हुआ था, इसमें यह है कि ये सारा अभी क्या चल रहा है, प्रोसेस है पूरा, तो it should be in present tense। Observer tries to be an objective as possible। The same thing कि observer को objective होना जरूरी है। Observer should have the capability to write enough because it's a very written work is
lot of there because he has to write each and every minute thing. So the observer should have a proper capability to write things. Now, what is the difference between narrative and anecdotal records? तो फर्स्ट क्या हो गया कि नैरेटिव तो प्रोवाइड्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, नैरेटिव इट्स लाइक अ स्टोरी, तो पूरा शुरू से लेके एंड तक की सारी चीजें बताएगा. एनेक्डोटल इट प्रोवाइड्स ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. ब्रीफ मीन्स कि छोटा कोई इंसिडेंट के बारे में, छोटे छोटे इंसिडेंट्स के बारे में ये बताएगा. It provides description of all the aspects, not a particular incident or respect of behavior. नैरेटिव में क्या होगा कि स्टूडेंट के सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ा जाएगा, सारी माइन्यूटली चीजों को पढ़ा जाएगा, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पे ना होके ये कंटिन्यूअसली होगा, तो ये सारे एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर को ये सबको कवर करेगा. और एनेक्डोटल में क्या होगा कि इट प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इंसिडेंट इंस्टेड ऑफ ओवरऑल एस्पेक्ट. जो एनेक्डोटल होगा ये सिर्फ पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में बात करेगा, ना कि वो ओवरऑल उसकी सारी चीजों को जज करेगा. नैरेटिव इट इज टाइम कंज्यूमिंग इन लेंथी प्रोसेस. नैरेटिव एक टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी प्रोसेस हो जाएगा. एनेक्डोटल जो है नैरेटिव के कंपेयर में लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा. और जो मेन पॉइंट ये है कि नैरेटिव शुड बी इन प्रेजेंट टेंस, एनेक्डोटल शुड बी इन पास्ट टेंस. एंड नैरेटिव इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च. ठीक है, नैरेटिव क्या है, क्वालिटेटिव हो गया क्योंकि सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है. तो ये काफी फेमस मेथड है क्वालिटेटिव रिसर्च में. और जो एनेक्डोटल है ये इतना रिसर्च में कॉमन नहीं है क्योंकि इसका इतना हमको बेनिफिट नहीं मिलता है. इट इज अ पार्ट, इट इज अ मेथड, बट इट इज नॉट वेरी यूज्ड इन रिसर्च पर्पज. अच्छा, आपको मैंने पहले भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में बताया था डिफरेंस. आई रिपीट इट. क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर फैक्ट्स लेते हो, तो जो आपका डेटा है वो आपका आप एक डिसाइड कर लेते हो कि मुझे भाई इतना डेटा चाहिए, तो आप एक क्वांटिटी पे जाते हो चीजों की. क्वालिटेटिव में आप अपने पर्पस पे ज्यादा फोकस करते हो कि भाई मेरा ये पर्पस किससे पूरा हो रहा है. तो इसमें जो मटेरियल है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है. मोस्टली इसमें मटेरियल ज्यादा होता है क्योंकि आप क्वालिटी में जाते हो तो आप हर चीज को कवर करने की कोशिश करते हो. नेक्स्ट, अब हम आ गए नैरेटिव्स के एडवांटेज पे. नो एनी स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर दिस. सभी को स्टोरी लिखनी आती है. तो भाई एनेक्डोटल में तो क्या था कि आपको एक प्रॉपरली फॉर्मेट था, तो आपको एक प्रॉपर आना चाहिए फॉर्मेट लिखना. इसमें कोई भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. इट मे प्रोवाइड क्वाइट बेनिफिशियल इन ड्रॉइंग वैलिड एंड रिलायबल इन्फ्रेंस अबाउट द चाइल्ड बिहेवियर एट द लेटर स्टेज. इसमें क्या होता है कि बेनिफिशियल क्या है कि आप इसको इन्फर कर सकते हो चाइल्ड के बिहेवियर को बाद में. क्यों? क्योंकि आप शुरू से कंटिन्यूअसली उसकी सारी चीजों को रीड करते आ रहे हो, तो यू कैन जज और यू कैन डू द प्रिडिक्शन ऑफ द पर्टिकुलर child that what would be the behavior when he will become mature or like that. It covers all aspect of child behavior. बच्चे के सारी चीजों को ये कवर करेगा. Data gathered by this method is quite rich and extensive enough to draw essential inference as it is used in qualitative research. तो इसमें जो डेटा होगा वो रिच होगा, मतलब आपको क्वालिटी वाइज अच्छा मिलेगा और एक्सटेंसिव होगा, उसमें डीप नॉलेज होगी, तो आपको इन्फ्रेंस निकालने में बहुत इजी रहेगा. इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट इन विच द बिहेवियर अकर्ड. अच्छा, कंटेक्स्ट क्या होता है? कंटेक्स्ट होता है एक सिचुएशन कि किस वजह से ये चीज बिहेवियर अकर्ड हुई. कंटेक्स्ट मतलब आप घर के अंदर थे, घर के बाहर थे, आपका माहौल कैसा था, तो किस पर्पस से. हम जैसे हम कहते हैं ना कि किसी ने हमको कुछ बोला, तो हम कहते हैं ना कि आपने किस कंटेक्स्ट में बोला, किस वजह से ऐसा बोला, तो दिस इज कॉल्ड एज कंटेक्स्ट. तो किस वजह से उसका वो बिहेवियर अकर्ड हुआ, किस सिचुएशन में, किस एनवायरनमेंट में उसका हुआ, क्या कंटेक्स्ट था, तो उसको हम रीड करने में वो हमको इजी रहता है. डिसएडवांटेज ऑफ नैरेटिव्स. नैरेटिव्स की डिसएडवांटेज, इट इज अ क्वाइट टेडियस एंड चैलेंजिंग वर्क. बहुत सारा लिखना होता है तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग और थकान भरा हो जाता है. इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड नीड टू बी डन विदाउट एनी इंटरप्शन. ये बहुत टाइम कंज्यूम होता है और इसमें कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको सारी चीजें कवर करनी है और बहुत माइन्यूटली एक एक चीजों को नोट डाउन करना है. इट इज डिफिकल्ट टू यूज इट फॉर द ऑब्जर्वेशन एंड स्टडिंग बिहेवियर ऑफ द ग्रुप. आप एक इंडिविजुअल बच्चे का तो लिख सकते हो, बट अगर आप ग्रुप की बात करो तो बिहेवियर पैटर्न्स पूरे ग्रुप में हर बच्चे के अपने अलग होते हैं, तो वो बहुत लिखो. Observer needs to record the behavior happens in a natural way.
मतलब नेचुरल वे में रिकॉर्ड करने की जरूरत है. ही नीड्स टू कीप देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन, दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अ टीचर टू डू. क्योंकि अगर टीचर क्लास में प्रेजेंट होगा तो फिर वो बच्चे का जो नेचुरल बिहेवियर है वो कर नहीं हो पाएगा. तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है कि नैरेटिव में आपको एक एक चीज जज करनी है तो आपको वहां प्रेजेंट होना होगा, और वहां प्रेजेंट होना होगा तो बच्चे का नेचुरल बिहेवियर नहीं हो पाएगा. तो यही नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा इसका. द डेटा गैदर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम इज अनस्ट्रक्चर्ड एंड रिक्वायर्ड केयरफुल एनालिसिस. अनस्ट्रक्चर्ड है क्योंकि कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें हमने निकाली, फिर आपको बैठ के उनको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या मेरा काम का चीज है, क्या मेरी काम की चीज नहीं है. तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा. So finally, this is the conclusion. These were some important methods of understanding children and adolescent behavior. जितने भी हमने अब तक डिस्कस किए वो सारे children और adolescent behavior को समझने वाले मेथड थे. और हम कोई भी मेथड को as per the requirement, situation और हमारे पास क्या रिसोर्सेज है, हम क्या चीज़ों को यूज करके हम बेस्ट वे में और कौन सा मेथड यूज करते हैं हम उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं. So these are the references that I have taken. And thank you so much for listening. Thanks a lot. Ma'am, it's done. Good, Pooja. आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. तो any doubt students regarding anecdotal records or any other thing, reflective journals or observation method or interview method, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट हो? एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो आज पूजा ने करवाया है उसका बेसिक पर्पस क्या है कि जो टीचर्स हैं स्कूल में ऑन द स्पॉट जो भी बच्चा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ भी उसका जो मिसबिहेवियर है वो उसी टाइम टीचर नोट डाउन कर लेती है. ठीक है, तो वो जैसे नोट डाउन किया जाता है और इस तरह से काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं. ठीक है, तो फिर फाइनली जब भी हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड किसी स्टूडेंट के बारे में अगर किसी कोई भी इंक्वायरी आप करना है सो वन कैन ऑब्जर्व दैट ऑन एनेक्डोटल रिकॉर्ड, क्योंकि वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड की गई इंफॉर्मेशन. तो इस तरह से इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स है, नरेटिव्स है जिसमें बहुत सारी एक्सप्लेनेशन स्टोरी फॉर्म में देते हैं. तो उससे हम बच्चे का बिहेवियर देख सकते हैं, जज आउट कर सकते हैं और उसमें बच्चे को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे वो लैक कर रहा है, कहाँ उसकी वीकनेस है या कहाँ वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उस चीज़ को हम कवर कर सकते हैं बाय नोटिसिंग ऑल दिस थिंग्स. तो ये हमारा था चैप्टर, इससे फिनिश होता है. एनीथिंग एल्स पूजा यू वांट टू शेयर एनीथिंग मोर और इट्स ऑल फिनिश्ड? Ma'am, from my side, it's done. If anyone, yes, ma'am. Am I audible? Okay, so yeah, you are audible. Okay, the students, if any question you want to ask,